सभी को मेरा प्रणाम। आज की योग कक्षा का विषय है यूजीसी नेट योग विषय के संदर्भ में सामान्य मनोविज्ञान में हम लोग आज पढ़ेंगे निद्रा रोग के बारे में, स्लीप डिसऑर्डर्स के बारे में। निद्रा रोग कितने प्रकार के होते हैं यह जानेंगे इस कक्षा में, और उनके क्या क्या लक्षण होते हैं और क्या क्या कारण होते हैं उनका परिचयात्मक वर्णन हम लोग इस कक्षा के माध्यम से जानेंगे। नींद के रोगों के बारे में जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि निद्रा रोग जो होता है वो होता क्या है, उसका एक परिचय किस तरह से हम लोग जानेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ व्यक्तियों के अपने नींद पर उत्तम नियंत्रण होता है, वे जब चाहें जितनी देर चाहें सो लेते हैं। दूसरी तरफ कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें अपने नींद पर उत्तम नियंत्रण नहीं होता और बहुत मुश्किल से वे थोड़े समय के लिए सो पाते हैं। इन दूसरे तरह के व्यक्तियों में आगे चलकर नींद से संबंधित विकार उत्पन्न होते हैं, जिसे निद्रा रोग कहते हैं। जो लोग लंबे समय तक अच्छे से सो नहीं पाते हैं, उनमें इस तरह की समस्याएं लंबे समय तक उत्पन्न होगी तो वो आगे चल कर के निद्रा रोग का कारण बनेगी। इस तरह से हम निद्रा रोग को एक पहले से पूर्व से हम समझ सकते हैं एक लक्षण की भांति कि अगर इस तरह के लक्षण किसी में लंबे समय तक हैं तो कहीं ना कहीं वो निद्रा रोग की ओर आगे बढ़ रहा है। आइए अब जानेंगे हम लोग कि निद्रा रोग के कितने प्रकार हैं और उनका परिचयात्मक अध्ययन करेंगे। निद्रा रोग प्रमुख प्रकार जो हैं वो हमने 8 प्रकार के यहाँ पर वर्णन किया है, पुस्तकों के माध्यम से संकलन किया हुआ है। ये 8 प्रकार की विशेष निद्रा रोग हैं। जो पहला निद्रा का प्रकार है जिसे अनिद्रा कहते हैं और अंग्रेजी भाषा में इसे इंसोम्निया कहा जाता है। दूसरा जो प्रकार है उसे अति निद्रा कहते हैं और इसे अंग्रेजी भाषा में हाइपरसोम्निया कहा जाता है। तीसरा जो निद्रा रोग है उसे आवेशिक निद्रा या तंद्रालुता या ओंघाई, इन 3 नामों से जाना जाता है और इसे अंग्रेजी भाषा में नार्कोलेप्सी कहा जाता है। चौथा जो निद्रा रोग है उसे अश्वसन कहा जाता है और इसे पाश्चात्य भाषा में अर्थात अंग्रेजी भाषा में एपेनिया कहा जाता है। पांचवा जो निद्रा रोग है इसे निद्राभास कहा जाता है और इसे अंग्रेजी भाषा में स्लीप टॉकिंग कहते हैं। छठा जो निद्रा रोग है उसे निद्रा भ्रमण कहते हैं और जिसे अंग्रेजी भाषा में स्लीप वॉकिंग कहा जाता है। सातवां जो निद्रा रोग है उसे दुस्वप्न कहा जाता है और इसे अंग्रेजी भाषा में नाइट मेयर कहते हैं। आठवां जो निद्रा रोग है उसे निद्रा संत्रास अर्थात इसे अंग्रेजी भाषा में स्लीप डिस्टर्बेंस कहते हैं। ये 8 प्रकार के निद्रा रोग हैं जो प्रमुख रूप से आपके निद्रा रोगों की श्रेणी में आते हैं। ये जो 8 प्रकार के रोगों के नाम आपने सुने तो इसमें कुछ नाम ऐसे हो सकते हैं जिनको आपने कभी ना सुना हो। तो इस तरह से केवल अगर आपके स्मृति पटल पर केवल नाम आपको रहे और उससे संबंधित आ जाए, जैसे कि आपने बहुत ही नया नाम आपको लगा होगा नार्कोलेप्सी, तो इस तरह से अगर कोई प्रश्न बन जाए कि नार्कोलेप्सी के लक्षण को एक लिख दिया जाए एक लाइन में और उसको बताया जाए यह किस निद्रा रोग से संबंधित है, तो वहाँ पर अगर इसके नाम को और इसके लक्षणों को हमने नहीं पढ़ा है तो इससे संबंधित प्रश्न हमसे नहीं हो पाएंगे। इस तरह से दूसरा जो बहुत ही कॉमन वर्ड नहीं है, कॉमन नेम नहीं है, एपेनिया अश्वसन जो है, ये भी एक इस तरह से प्रश्न बन सकता है कि एपेनिया के क्या लक्षण हैं या इसका एक कोई लक्षण दिया हो और इसकी पहचान करने की बात पूछ सकता है। तो इस तरह से ये जो 8 नाम हैं, 8 आपके नाम हमने बताए अभी, तो इनको आपको स्मृति पटल पर रखना है और इनके अभी जब हम आगे लक्षण पढ़ेंगे और इनके किस तरह से हम पहचान सकते हैं कि यह निद्रा रोग किस रोग
की श्रेणी में आता है, तो उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। हमने बहुत ही साधारण भाषा में इसको व्याख्यात करने की कोशिश की है ताकि बहुत ही आसानी से आप कम शब्दों में इनको समझ पाएँ। इनके डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसको डिटेल में इससे प्रश्न नहीं बनते हैं, बस निद्रा और उसकी पहचान हम किस तरह से कर सकते हैं उसको इसमें बताया गया है, उससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। जो पहला निद्रा रोग है जिसे अनिद्रा या इंसोमेनिया कहते हैं, इसके बारे में आइए जानते हैं। रात में सोने की अक्षमता को अनिद्रा रोग कहते हैं, अर्थात यह रात में सोने की अक्षमता व्यक्त करता है। इससे पीड़ित व्यक्ति रात में सोने की अक्षमता इसमें होती है। इस पे जो अध्ययन किए हैं उन वैज्ञानिकों के नाम इसमें दिया हुआ है, वो भी जानेंगे हम लोग। क्रिप्की एवं गिल्लिन ने कई वयस्कों का एक सर्वे किया और पाया कि पुरुषों में करीब 6% तथा महिलाओं में करीब 14% की शिकायत यह थी कि उन्हें बहुत मुश्किल से नींद आती थी। ये वैज्ञानिकों के नाम जो हमने हाईलाइट किया है, इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। इस तरह से भी प्रश्न अगर थोड़ा गहराई से प्रश्न बनेंगे तो इस तरह से पूछ सकते हैं कि अनिद्रा रोग पर किन मनोवैज्ञानिकों ने कार्य किए। तो क्रिप्की और गिल्लिन ने कई वयस्कों पर सर्वे किया और पाया पुरुषों में 6% और महिलाओं में करीब 14%, अर्थात पुरुषों में कम और महिलाओं में अधिक यह समस्या पाई जाती है। यह क्रिप्की और गिल्लिन के सर्वे के अनुसार हम बता रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। अनिद्रा रोग की एक विशेषता यह है कि इसमें व्यक्ति को नींद की जितनी कमी होती है, इससे अधिक कमी होने का वह अनुमान लगाता है। यह बहुत ही वैज्ञानिक तथ्य इसमें दिया हुआ है कि जितनी कमी होगी उससे अधिक वह कमी होने का अनुमान लगाता है। इसके लिए एक उदाहरण मैं बताऊं, जैसे कि व्यक्ति अनिद्रा रोग से ग्रसित है और अगर वह रात में 1 घंटे जगा, लेकिन वह सुबह उठने के बाद बोलता है कि हम पूरी रात जगे थे, ऐसा उसे आभास होता है कि हम पूरी रात जगे हैं, हमारी नींद पूरी नहीं हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि नींद जितनी कमी होती है उससे अधिक कमी होने का अनुमान लगाता है। इस रोग के लक्षणों में यह आता है। यह महिलाओं, वृद्ध लोगों, दुबले पतले लोगों, विषादी या तनावग्रस्त व्यक्तियों में अधिक पाया जाता है। इसके जो लक्षण हैं ये इन लोगों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? महिलाओं, वृद्धों, दुबले पतले लोगों, विषादी और तनावग्रस्त व्यक्तियों में अधिक पाया जाता है। आजकल अनिद्रा में कमी लाने के लिए मेलाटोनिन, जो पीनियल ग्लैंड से स्राव होता है, पर बल डाला जाता है, या इससे संबंधित जो मेलाटोनिन को बढ़ावा देने वाले, इसके स्राव को बढ़ाने वाले औषधियों का उपयोग किया जाता है। यह भी लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से भी इसमें प्रश्न बन सकते हैं इस लाइन से कि अनिद्रा रोग के लिए कौन सा हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है या उत्तरदायी है। तो आप देख रहे हैं मेलाटोनिन नामक जो हार्मोन्स है वो निद्रा के लिए, अगर मेलाटोनिन की कमी हो जाएगी तो अनिद्रा हो जाएगा, और मेलाटोनिन का संतुलन मात्रा में जब स्राव होगा तब आपको अच्छी नींद आएगी, लेकिन जब असंतुलित मात्रा में स्राव होगा तो अनिद्रा का कारण बन जाएगा। तो इस तरह से ये जो हमने बिंदु लिखे हैं बहुत ही सारगर्भित हैं और इसको आपको स्मृति पटल पर स्थापित करना है, क्योंकि हमने कम शब्दों में और उस चीज़ परोसने की कोशिश की है जो आपको सहजता से स्मरण में भी आ जाए और आपसे आसानी से प्रश्न भी हल हो जाएं। आइए दूसरी निद्रा रोग के बारे में जानते हैं। जो दूसरा निद्रा रोग है उसे अति निद्रा या हाइपरसोमनिया कहा जाता है। अनिद्रा का विपरीत होता है अति निद्रा। इसमें व्यक्ति थोड़े समय में ही नींद आने लगती है। इसका जो प्रमुख कारण होता है अधिक शराब पीने। मोटे लोगों में यह समस्या अधिक पाई जाती है,
अर्थात जो अधिक शराब पीते हैं और जिनमें वसा की मात्रा अधिक होती है, उन व्यक्तियों में ऐसे रोगों के लक्षण अधिक देखे गए हैं। यह हाइपरसोमनिया के बारे में आप पढ़ रहे हैं, जो अति निद्रा होती है। जैसे कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जहाँ भी बैठे हैं बैठे बैठे ही सो गए, कोई काम कर रहे हैं कहीं भी टेक लगाकर सो गए। तो इस तरह के व्यक्तियों में अगर लंबे समय तक ऐसे लक्षण दिखें तो वो अति निद्रा का कारण हो सकता है। तीसरा जो निद्रा रोग है उसे आवेशिक निद्रा या नार्कोलेप्सी कहा जाता है। नार्कोलेप्सी में व्यक्ति को अपनी नींद के प्रारंभ होने पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। यह इसका एक प्रमुख कारण है और लक्षण भी कह सकते हैं कि नार्कोलेप्सी में व्यक्ति अपनी नींद के प्रारंभ में कोई नियंत्रण नहीं रह जाता। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति कभी भी सो जाता है। संभव है कार चलाते समय उसे नींद आ जाए, चिट्ठी लिखते समय वह सो जाए, या नार्कोलेप्सी में रोगी को बीच में जो अल्प समय के लिए नींद आ जाती है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो तीसरी लाइन हमने लिखा है, नार्कोलेप्सी में अल्प समय के लिए, अर्थात इसमें ऐसा नहीं होता है कि सोया और सोया ही पड़ा रहा। इसमें बहुत अल्प समय के लिए नींद आती है और फिर से जाग जाता है, लेकिन ये भी एक रोग का कारण है। अभी अचानक से आप गाड़ी चला रहे हैं और अचानक से आपको नींद आ जाए और उसी समय में कोई आगे से वाहन आ जाए तो आपको दुर्घटनाग्रसित हो सकते हैं। तो ये एक रोग की श्रेणी में रखा जाता है। इस रोग में रोगी को पेशीय शिथिलता भी उत्पन्न हो जाती है। उस समय जब उसको नींद आएगी तो उसकी जो मांसपेशियां हैं उनमें शिथिलता उत्पन्न हो जाएगी, अर्थात वह कोई भी किसी चीज़ को अगर पकड़े हुए होगा वो अचानक से छोड़ देगा। इस अवस्था में इसका एक विशेष लक्षण यह भी देखा जाता है। इस तरह की नींद में व्यक्ति सिर हिलाते हुए ऊँघता है। इसके लक्षण जब लंबे समय तक हो और आप नियंत्रण उस पर ना कर पाएं, तब ये जाके आपका निद्रा रोग का लक्षण बनेगा। जो चौथा निद्रा रोग है जिसे अश्वसन कहते हैं और अंग्रेजी भाषा में इसे एपेनिया कहा जाता है। यह एक ऐसा निद्रा रोग है जिसमें व्यक्ति सोते समय अपनी श्वास रोक लेता है। यह रोग इनके मेडुला की गड़बड़ी के कारण होता है। जैसे कि आपको पता है मस्तिष्क का मेडुला का जो भाग होता है वह आपके श्वसन और हृदय गति को नियंत्रित करता है। तो मेडुला की सही तरह से काम ना करने की वजह से अपेनिया जैसा रोग होता है। इस तरह के रोग वृद्ध व्यक्तियों में अधिक होता है। एपेनिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति को रात में थोड़े थोड़े समय के बाद उठाना आवश्यक होता है ताकि वे सांस ले सकें। अब इसका थोड़ा सा मैं शरीर रचना विज्ञान के हिसाब से मैं बताऊं, जिससे इस अवस्था में जब आपका मेडुला जो आपका मस्तिष्क का एक भाग है जिसकी वजह से आप श्वसन लेते हैं, तो उसकी असक्रियता की वजह से, उसके सही तरीके से काम ना करने की वजह से आप कुछ समय के लिए 1 से 2 मिनट के लिए आपकी ब्रेथ बंद हो जाती है, श्वास प्रश्वास बंद हो जाता है इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में। और अगर उसे समय से ना जगाया जाए तो उसे अकाल मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों को रात में कई बार धीरे धीरे जगा देना चाहिए ताकि वह श्वास प्रश्वास कर पाएं। यह जो रोग है वह वृद्ध व्यक्तियों में अधिक पाया जाता है, जैसा कि हमने पहले भी बताया। पांचवा जो निद्रा रोग है उसके बारे में जानते हैं। इसमें व्यक्ति नींद से ही बातचीत करता पाया जाता है। जैसा कि आपने भी देखा होगा बहुत सारे लोगों को कि सो रहे हैं फिर भी कुछ ना कुछ बोलते जा रहे हैं, और उनको अगर जगाया जाए और पूछा जाए क्या बोल रहे थे तो उन्हें पता नहीं होता है। तो इस तरह के रोग को निद्राभास या स्लीप टॉकिंग कहा जाता है। कम उम्र के वयस्क में अधिक प्रभावित होता है यह रोग, अर्थात कम उम्र में यह अधिक पाया जाता है स्लीप टॉकिंग निद्रा रोग। इस बात को अगले दिन ज्ञान नहीं होता,
अगर उसे सुबह पूछा जाए कि रात में आप ये चीज़ें बोल रहे थे, या फिर आप वॉइस रिकॉर्ड कर लें उनकी और इसके बाद में उनको सुनाएं, तो वो बोले हमें कुछ याद नहीं है और हमने ये ऐसा नहीं बोला है। यह स्थिति जो होती है वो स्टेज 4 की होती है। जैसे कि हमने पहले निद्रा के बारे में बताया था, तो स्टेज 4 की अगर आपको स्मृति हो तो स्टेज 4 में जब हम पढ़ रहे थे स्टेज 4 को, तो हमने बताया था यह बहुत गहरी नींद की अवस्था होती है। तो इस अवस्था में बहुत गहरी नींद में होता है, इसलिए उसे कुछ याद नहीं रहता, लेकिन वह बोलता है इस रोग में। एक बात और भी मैं इसमें क्लियर करूं कि जब ये इस तरह की स्थिति अगर आपको नियमित रूप से लगातार होती रहें एक लंबे समयावधि के लिए, 1 महीने से 2 महीने तक लगातार आपको यह अवधि हो, तब यह निद्रा रोग का रूप लेगा। क्योंकि वैसे तो अनायास कभी कभी किसी को हो ही जाता है, लेकिन कभी कभी वाले जो लक्षण हैं वो ये निद्रा रोग के अंतर्गत नहीं आएंगे जब तक यह स्थिति आपको लंबे समय तक ना हो। छठा जो निद्रा रोग है उसके बारे में जानते हैं, जिसका नाम है निद्रा भ्रमण, स्लीप वॉकिंग। आपने भी बहुत सारे लोगों को देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आप चलचित्रों के माध्यम से ज़रूर देखा होगा, फिल्मों में ज़रूर देखा होगा कि ऐसे सीन दिखाते हैं कि लोग नींद में चलते हुए नज़र आते हैं। तो यह एक नींद में चलने वाली बीमारी है जिसे स्लीप वॉकिंग कहते हैं या निद्रा भ्रमण के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसा निद्रा रोग है जिसमें व्यक्ति नींद में बिछावन से उठकर अपने आप अध खुली आँखों से टहलता है, अर्थात आंखें पूरी बंद नहीं होती हैं। इसमें यह विशेष बात है और थोड़ा सा रोचक भी विषय है कि इसमें व्यक्ति अधखुली आंखों से टहलता है। इनके व्यवहार को देखने से ऐसा लगता है कि मानो वे कुछ खोज रहे हैं, जैसे ऐसी बहुत शांत मन से और बहुत ही जागरूकता के साथ वो ऐसे घूमेंगे जैसे आपको लगेगा कि किसी वस्तु की वो खोज कर रहे हैं। इस तरह का निद्रा रोग नींद की गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। नींद में चलने वाले व्यक्ति को नींद से उठा देना चाहिए ताकि वे अपने आप को हानि ना पहुंचा सकें। यह एक बहुत ही सावधानी वाली बात इसमें हमने लिखी है कि अगर इस तरह का व्यक्ति आपको कहीं दिखे तो उसे जगा देना चाहिए, ताकि अगर कहीं पे अनुभव कीजिए जैसे छत पे सोए हुए हैं और छत पे अगर दीवार नहीं है और वो चलने लगे तो वो उनको पता नहीं होगा, क्योंकि वो जागृत तो है नहीं, तो उनकी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए उनको जगा देना चाहिए ताकि उनको हानि ना हो। सातवां जो निद्रा रोग है जिसे दुस्वप्न कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में इसे नाइटमेयर कहा जाता है। दुस्वप्न एक ऐसा डरावना स्वप्न है जो व्यक्ति में घबराहट उत्पन्न कर देता है। प्रायः व्यक्ति 6 साल की आयु में दुस्वप्न सर्वाधिक देखता है। स्वप्नों में स्वयं पर खतरा देखना और 20 वर्ष की आयु में अधिक, बाद में यह धीरे धीरे कम हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति या कोई छात्र एक कॉलेज के समय में है, एक कॉलेज के छात्र औसतन 1 साल में 4 से 8 दुस्वप्न देखता है। बूढ़े व्यक्ति साल में 1 या 2 बार ऐसे दुस्वप्न देखते हैं। ये जो नीचे की हमने 2 लाइनें लिखी हैं, ये जो आपका सर्वे है ये सामान्य स्थिति है। इससे अगर आप अधिक मात्रा में और लगातार अगर आप देखते हैं लंबे समय तक, तब वह दुस्वप्न का के निद्रा रोग में गिना जाएगा। अन्यथा ये जो दोनों स्थितियां हैं ये सामान्य है, सामान्य व्यक्ति देख सकता है ऐसा। इसमें जब यह दुस्वप्न देखता है तो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, जैसे कि उस पर कोई आक्रमण कर रहा हो या फिर उसका कोई पीछा कर रहा हो या फिर उसको कोई प्रताड़ित कर रहा हो, इस तरह का वह स्वप्न देखता है और वह घबरा कर उठ भी जाता है कभी कभी। आइए जानते हैं 8वें और अंतिम निद्रा रोग के बारे में। 8वां निद्रा रोग जो है जिसका नाम है निद्रा संत्रास, अंग्रेजी भाषा में इसे स्लीप डिस्टर्बेंस कहते हैं। रात्रि संत्रास से तात्पर्य नींद से अचानक घबरा कर या डर कर उठ जाना होता है।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है जो पहली लाइन हमने लिखी है। रात्रि संत्रास का तात्पर्य अचानक घबरा कर या डर कर उठ जाना होता है। रात्रि संत्रास ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है। 5-6 साल के जो बच्चे होते हैं उनको आप देखेंगे कि वो अचानक से डर कर उठ जाते हैं। 2-3 साल के जो बच्चे हैं वो अचानक से डर कर उठ जाते हैं। तो ये रात्रि संत्रास, लेकिन जब तक ये लंबे समय तक, हमने हर निद्रा रोग में यही बात दोहराई है कि जब तक यह लक्षण लंबे समय तक लगातार ना हो तब तक ये निद्रा रोग का कारण नहीं होता है। ऐसे संत्रास से जागने के कुछ देर बाद तक व्यक्ति अनमयासकता बनी रहती है, अर्थात उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि सामने कौन बैठा है और क्या स्थिति चल रही है सराउंडिंग में। वो थोड़ी देर के लिए अवाक हो जाता है, व्यक्ति कुछ देर के लिए संभ्रांतिपूर्ण हो जाता है। इस तरह से आज हम लोगों ने 8 निद्रा रोगों के बारे में जाना है, उनके लक्षणों के बारे में जाना है, और हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार से इनकी पहचान हम कर सकते हैं। और सभी 8 निद्रा रोगों में जो एक विशेष बात और सभी में कॉमन बात है कि जब तक ये लक्षण लंबे समय तक, एक निश्चित समयावधि तक ना हो तब तक ये निद्रा रोग का रूप नहीं होंगे। ये कक्षा का समापन यहीं करेंगे। अगली कक्षा का विषय रहेगा बिहेवियर साइकोलॉजी, अर्थात व्यवहार मनोविज्ञान। जैसा कि आपने सिलेबस में देखा होगा, व्यवहार मनोविज्ञान एक बृहद आपका विषय है और इसमें कई टॉपिक्स हैं, इसके सब टॉपिक्स होंगे, तो उसको हम क्रमवार हम लोग इसको पढ़ेंगे। 5वें पार्ट में हम लोग इसका व्यवहार मनोविज्ञान का प्रारंभ करेंगे। आज की बात यहीं तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।